तहलका अंगेज खबर, खून बहने के बाद एमक्यूएम पूरी एक हो गई। आफाक अहमद भी एक जगह पर, सब लोग एक सफ में नजर आए। तहलका अंगेज खबर, बिलावल मान गए हैं तरमीम जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। ये इंकशाफ किसने किया है? बिलावल कहां पर मौजूद हैं उस ट्वीट के बाद के जिसमें उन्होंने 27वीं तरमीम की बात की? क्या पाकिस्तान में फौज के इख्तियारात में मजीद इजाफे पर मसला है या फिर मामला किसी और तरफ है? कामरान पेशोरी किस जगह पर बीच में आए, रात गए, क्या हुआ? एक बड़ी अहम कहानी सुनाने वाला हूं। चालान की हिमायत में कौन सामने आया है? बड़ा चेहरा। खतीजा शाह के साथ क्या हो रहा है? बारिश होती रही और खवातीन बैठी रही, ये मंजर भी लोगों ने देखा है। एक बड़ा वजीर पीपी के खिलाफ क्यों मुसलसल बयानात दे रहा है? राज क्या है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बहुत वक्त के बाद यह देखा गया कि एक ही सफ में महाजिर कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान और तमाम लोग एक ही सफ में नजर आए, लेकिन जालिम फिर भी ना माना। ये एक तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं मैं, लेकिन उसके साथ साथ 27वीं तरमीम के हवाले से मेरे पास जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो क्या है और अहम नुक्ता कहां पर सामने आ रहा है, ये सब आपके सामने रखने वाला हूं मैं। आज की बड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ शरीक रहूंगा, लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे पहले एक शर्त, एक छोटी सी दरख्वास्त, एक छोटी सी फरमाइश, एक छोटी सी आरजू यह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। आइए अहम खबर की तरफ चलते हैं। रात गए, खून बहता रहा कराची की सड़क पर और उसके बाद जुल्म और बर्बरियत की इंतहा मचाई गई, और जब वहां पर मजलूमों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू की तो उसके खिलाफ खुली फायरिंग की गई। हैरतंगेज मत कहिएगा, इससे इत्तफाकिया भी मत कहिएगा, लेकिन मैं उस जगह पर मौजूद था कि जहां पर एक डंपर ने एक लड़के को निशाना बनाया और बल्कि उसके साथ उसकी बीवी भी मौजूद थी। सिर्फ 4 माह कबल उसकी शादी हुई थी, उसे पूरा रौंद दिया। लड़का उसी वक्त जहां बाहक हो गया और उसकी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद मुश्तइल अफराद ने वहां पर डंपर को आग लगाई और उसके बाद फिर क्या हुआ ये पूरी तफसीलात मैं आपको अपने अगले व्लॉग के अंदर बड़ी तफसील के साथ देने वाला हूं, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। लेकिन मुख्तसर ये बता देता हूं कि वहां पर लियाकत महसूद और उसके साथ कई लोग, ये टिपिकल महाजिर आबादी का इलाका है जिसे रामसामी और उस्मानाबाद कहा जाता है। वहां पर पहले पुलिस आती है और पुलिस एक बाकायदा प्रोटोकॉल बनाती है और उसके बाद लियाकत महसूद के लोग आते हैं। 10 से 15 नहीं बल्कि इनकी तादाद 2 दर्जन के करीब होती है और ये फुल मुसल्ला होते हैं। वहां की जो मकामी आबादी है उन सबको पीछे धकेल दिया जाता है, लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू होता है। इसी दौरान वहां पर नारेबाजी शुरू होती है और फिर वहां पर एक डबल केबिन के अंदर उसे वो खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं और फिर वहां पर उस डबल केबिन से फायरिंग होती है। फायरिंग के फौरन बाद तकरीबन वहां पर और लोग आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है और उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद लियाकत महसूद की गाड़ी जब वहां से निकलने लगती है तो फिर लोग उसका मुहासरा कर लेते हैं। वहीं पर नारेबाजी शुरू हो जाती है और फिर मामला यह होता है ये जनाब वाला वहां पर फायरिंग के इस वाक्य के बाद, फायरिंग के बाद उसका गार्ड भी वहां पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वाहिद वीडियो मैंने बनाई थी और वो वीडियो सब जगह आपने देखी भी होगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वहां से ये जाते हैं और जाकर ऐलान कर देते हैं कि मुझे 2-2.5 हज़ार लोगों ने मारा। भाई आप एक मुश्तइल हुजूम है,
एक कंजेस्टेड आबादी का एरिया है, वहां आकर आप तकरीरें करेंगे, वहां आप मुसल्ला गार्ड्स के साथ आएंगे। आप भूल गए कि ये उस्मानाबाद रामसामी का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिसने अपनी इंतहा पर अमन कमेटी जैसी दहशतगर्द जमात का मुकाबला किया है। आप उस जमात के सामने वहां पर आकर आप इस तरह का अमल करेंगे तो फिर जाहिर है, और जहां आकर आप कहेंगे कि नहीं, ये जिन लोगों ने भी किया है उनको गिरफ्तार करो और ये करो और वो करो, आप वहां और लोगों को मुश्तिल करते हैं, आपके साथ इतने मुसल्ला कार्ड आते हैं, तो फिर एक अवामी रद्द-ए-अमल सामने आता है। रात गए फिर वहां पर महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब के लोग भी आए, वहां पर फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के कामरान फारूकी साहब आए, गवर्नर कामरान टेसूरी साहब ने बाकायदा वहां पर फिर फोन किया। फिर मामला ये हुआ कि अब उसकी एफआईआर नहीं हो पा रही थी, उस फायरिंग की भी एफआईआर नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं पर था, रात गए और सुबह तक तकरीबन 4.5 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, और वो भी किस किस को फोन, कहां कहां फोन नहीं किए गए। कामरान टेसूरी साहब मुसलसल वहां पर फोन कर रहे थे, कामरान फारूकी वहां पर मुसलसल मौजूद थे, महाजिर कौमी मूवमेंट की क़यादत बाहर मौजूद थी, और फिर ये एक एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद लियाकत महसूद ने कह दिया कि हम नेशनल हाईवे बंद कर देंगे, उन्होंने एक धमकी भी दी। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह ही इस जान की कीमत, इस फायरिंग की वजह से, और जो खवातीन पर फायरिंग की गई थी उस मुकदमे में आराम से 50,000 रुपए की जमानत पर वो रिहा हो गए। आप सोचिए कि वो लड़के के जो के, जरा सुनिए, कि जिन्होंने सगीर सेंटर में जिन पर इल्जाम लगाकर उन्हें बंद किया गया था कि उन्होंने डंपर जलाया, उनको, उन पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा डालकर उनको कई महीनों तक जो है वो जेल के अंदर बंद रखा। सेम ये मामला हर जगह पर इन्होंने किया, और आपको याद होगा कि आफाक अहमद साहब को भी उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन उसकी जमानत नहीं, उन पर ज्यादा दहशतगर्दी का मुकदमा चला। यहाँ खुलेआम फायरिंग की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 50,000 रुपए में जमानत हो जाती है। खैर, मेरी खबर ये नहीं थी, खबर ये थी कि इस सारे मामला के अंदर बड़ी अहम बात ये देखी गई कि जब उनका नमाज जनाजा हुआ तो कामरान टेसूरी साहब वहां पहुंचे, महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब का ग्रुप भी वहां पहुंचा, एमक्यूएम पाकिस्तान, हैरत अंगेज तौर पर जो है वो कामरान फारूकी साहब तो वहां जो इस इलाके के बड़े अहम रहनुमा तस्वर कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो पहुंचे, अरशद वोहरा है मैंने पहुंचे, लेकिन एमक्यूएम की जो मेन क़यादत थी उसमें कामरान टेसूरी साहब वहां पर पहुंचे। और फिर ये बात देखी गई कि नमाज जनाजा के अंदर तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी। अब सारा बात जो समझने की है वो ये कि ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि एमक्यूएम के तमाम धड़े और दीगर सियासी जमातें सब एक जगह पर मौजूद थी इस डंपर माफिया के खिलाफ, लेकिन जो पुलिस का रवैया, जो अदलिया का रवैया जो सामने आ रहा है वो बड़ा हैरत अंगेज तौर पर है कि जनाब वहां पर जो है वो अगर दीगर लोगों पर ये मुकदमात इस तरह के होते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनका रिमांड लिया जाता है, और एक तरफ ऐसा मुकदमा आता है कि जनाब उसकी फौरी तौर पर जमानत हो जाती है। तो आप जरा सोचिए कि मामला किस तरह चल रहे हैं, और सिंध हुकूमत को भी और मुतल्लिका हल्कों को भी इस बात को देखना चाहिए कि नफरतें कहां पर पनप रही है। आप एक टिपिकल महाजर आबादी के अंदर आते हैं, अपने इतने गार्ड्स के साथ आते हैं, आप वहां तकरीरें छाड़ते हैं, तो उसके बाद जाहिर है आप उस रद्द-ए-अमल से बच नहीं सकते कि जब लोगों ने वहीं पर अपने एक नौजवान की लाश को देखा हुआ हो, औरत शदीद जख्मी हो, खवातीन मुजाहिरा कर रही हो और उस पर एहतजाज के तौर पर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही हो। जो एक बड़ी वीडियो आप देख रहे हैं कि जिसमें वो गार्ड फायर कर रहा है, वो मैंने ही बनाई थी, और वो बाप की वीडियो है, वो गार्ड ने बाप ने फायरिंग की थी। उससे पहले एक डबल केबिन में लोग मौजूद थे कि जिन्होंने फायरिंग की थी, जिसके बाद लोग ज्यादा मुश्तइल हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल वहां पर हुई है, लेकिन खैर एक ये बड़ी खबर का हिस्सा था। इसकी पूरी तफसीली के पूरा क्या मामला हुआ था ये मैं अपने एक अलग व्लॉग के अंदर बताऊंगा। अब आइए अगली खबर की तरफ, और जो बड़ी खबरें जिक्र हो रही है जरा उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया कि जनाब 27वीं तरमीम पर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब से मुलाकात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वजीर आजम ने, और वो एक 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं कि जिसमें 243 भी शामिल है। 243 वो शिके के जिसमें आर्मी के इख्तियारात पर है, यानी कि उनके इख्तियारात और नज़्म व नस्क पर है, और उसकी इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कमांडर सदर साहब होते हैं और उसके इंतज़ामी मामलात वफाकी हुकूमत के पास होते हैं। एक अहम इशारा यह था कि 243 में तब्दीली की बात हो रही है, फिर सूबाई इंतज़ामिया के पास जो तालीम और सेहत के महकमे उन्हें वफाक लेने की बात करी। ये तमाम इशू बिलावल भुट्टो जरदारी ने छेड़े, और लेकिन जब उन्होंने छेड़े ट्वीट किया तो वो कराची में थे, लेकिन पता है वो छेड़ने के बाद कहाँ चले गए? फुटेज देखिए। छेड़ने के बाद वो चले गए दोहा कतर, और वहां पर यूएन की ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत के लिए ये चले गए। वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब, वहां पर आसफा भुट्टो साहिबा और दीगर लोग भी शामिल थे। अब मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूं, जरा इस बात को, इस कॉन्फ्रेंस को जहन में रखिए। ये कॉन्फ्रेंस एक सरकारी वफ्द वहां पर गया है, और जब सरकारी वफ्द जाता है ना तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जाता है।
अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक उसूल पसंद हो गई है कि जनाब वो बाइकआउट कर देगी, वो हुकूमत से अलहदा हो जाएगी, वो हुकूमत की चीजें हटा देगी, तो ये आपकी खामखाली। अगर किसी को एहतजाज प्रोटेस्ट करना होता ना तो वो उसी वक्त करता कि आप सोचिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें कि जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद है। चलिए आसिफा भुट्टो साहिबा तो समझ में आती है कि वो खातून अव्वल के तौर पर किरदार अदा कर रही है, तो बिलावल भुट्टो क्यों गए? तो दरहकीकत सरकारी प्रोटोकॉल तो पूरा लिया जा रहा है। तो जब ये सरकारी प्रोटोकॉल पूरा लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी हुकूमत से अलहदगी या 27वीं तरमीम पर कोई मामलात की ऐसी बात नहीं है, बल्कि सिर्फ इसका मकसद, और मकसद मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर आपको तफसील के साथ बताया था कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल बार्गेन करके अपने लिए चीजों को हासिल करना है, ना कि अवाम के लिए। ये जो आप जोशा सोच रहे हैं ना, मैं वो देख रहा था वो शाजिया मरी का, वो क्या नाम है उसका, नासिर हुसैन शाह साहब का, ये तो सारे पेंडोलम्स है ना। तो नासिर हुसैन शाह ने फौरन बयान दे दिया कि जनाब हम 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। नासिर हुसैन शाह साहब बड़ा मोतबर नाम होगा, बड़ा अच्छा नाम होगा, बड़े धीमे लहजे में बात करते होंगे, लेकिन दर हकीकत इन सब की वैल्यूज वो नहीं है कि जो अप्पल लीडरशिप तय कर लेती है। ये तो वो मोहरे होते हैं कि जिन्हें जब चाहा जिस तरह चाहा के बयान दे दिए। ये कल इमरान खान की तारीफ करने लग जाएंगे, कल नवाज शरीफ की तारीफ करने लग जाएंगे, कल किसी और की तारीफ करने लग जाएंगे। तो इनका तो सिर्फ ऊपर से जब मामला हिलता है तो ये उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो अब नासिर शाह साहब के या इनके बयानात की वो वजन नहीं है कि जिसे आप तस्वुर करेंगे जनाब ये क्या है, वो फैसले उनको करने। और वो बहरहाल आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अब बहुत कुछ सीख चुके हैं कि पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों या पाकिस्तान की ऐवानों से किस तरीके से डील करना है और उनसे अपनी किस तरीके से बात मनवानी है। होगा वही, और बाद में कहेंगे देखिए जनाब हमने अब ये उसूली फैसला करके अब हमने कर दिया। अब वो सेहत, अब बात को समझिएगा, सेहत और तालीम का उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो वफाक लेना चाहता है। अब ये क्या करेंगे, सेहत और तालीम को वफाक के पास नहीं देंगे, लेकिन 243 और जो जजेस के मामला हैं उसमें हामी भर लेंगे और कहेंगे कि चलिए वेल एंड गुड हो गया, हमने ये हामी भर ली और ये मामला हो गया। लेकिन हमने देखिए 18वीं तरमीम पर कोई सोचा नहीं किया। सो डील इसी तरीके से होती है और पॉलिटिकल बार्गेन इसी का होता है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, तज्जिया नहीं कर रहा, ये मेरी जो इतलात इस हवाले से थी और आपको मालूम होगा कि 27वीं तरमीम पर सबसे ज्यादा मालूमात ही मैंने दी थी। अब आइए अगली बड़ी खबर की तरफ और अहम मामले की तरफ। जनाब वाला ई चालान की हिमायत में कई लोगों के ड्रामे में देख रहा हूँ और ई चालान के हवाले से अब बाकायदा वफाक सूबाई हुकूमत के निसार खोड़ो साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर है, उन्होंने तो बाकायदा ये कह दिया है कि जनाब ये लोगों के चालान भरपूर तरीके से होने चाहिए और भरपूर तरीके से मामला होने चाहिए। उनकी मर्जी है जनाबे वाला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ कई व्लॉगर्स को मैं देख रहा हूं कि जो वैसे कहते हैं देखिए कराची पे जुल्म हो गया और दूसरी तरफ ही वो जाकर सिंध हुकूमत की तारीफ कर रहे होते, देखिए कितना जबरदस्त ही चालान कर दिया, कितना जबरदस्त चालान कर दिया। मुनाफिकतों की भी हद होती है ना, एक ही तरफ रह करे और खबर की तरफ रह कर अगर आप खबर देना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो, आपकी पैसे वैसे कुछ मिल जाए तो वो आपकी अपनी मर्जी है। खैर अगली खबर की तरफ आते हैं और अहम मामले पर आते हैं और कुछ और भी बहुत सारी खबरें मुझे इस शहर के हवाले से, वफाक के हवाले से और इंटरनेशनली आपको ये खबर देनी है। जी जनाब वाला, एक बड़ा अहम नाम खतीजा शाह, खूबसूरत खातून, लेकिन ये खूबसूरत खातून कहीं मॉडलिंग नहीं करती, कहीं अदाकारी नहीं करती, लेकिन वैसे हकीकी तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है। 9 मई के हवाले से इन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, बाद में इनकी जमानत होती है और खतीजा शाह के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट कई बार जा चुके और अब उन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया है। यानी इस खूबसूरत खातून पर भी 9 मई के इल्जामात हैं। अब ये 9 मई की धमक जहां पर महसूस होती जा रही है, आज एक मामला और भी हुआ कि अडियाला जेल में आज अलीमा खान साहिबा को फिर रोक दिया गया। सख्त बारिश हो रही थी और उस बरसात के बाद भी अलीमा खान ने वहां पर धरना जारी रखा, लेकिन अलीमा खान के ग्रुप को या अलीमा खान के लोगों को वहां पर मिलने नहीं दिया। मगर एक और बड़ा मामला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फिर एक जंग शुरू हो गई है और वो जंग शुरू हुई है पुराने और नए लोगों के दरमियान। जब से ही मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, जिसमें 3 लोग, 2 लोग कराची से, जिसमें इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर और महमूद मौलवी साहब गए और उसके बाद उनके साथ फवाद चौधरी साहब गए थे। उसके बाद से चमगोइयों का सिलसिला जारी था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा शाह महमूद कुरैशी के पास गए। आज सलमान अकरम राजा ने सही तौर पर क्लास लेना शुरू कर दी, किसकी? फवाद चौधरी की। और फवाद चौधरी को उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सारे ड्रामेबाज है और ये है और वो है। फवाद चौधरी वगैरह जी हुई मुलाकात, क्या उन्होंने कहा? शाह महमूद साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि वो इमरान खान के वफादार हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं,
ये मुलाकात उनकी ईमा से नहीं हुई। इन लोगों को एक तरह से उन पर मुसल्लत किया गया। वो अचानक अब उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त ये चीज़ें वायरल हो रही है और इसी के अंदर हकीकी खबरें जो हैं वो असल में छुप कर रह गई है। एक बड़ा अहम नाम अलीम खान साहब वफाकी वजीर हैं इस वक्त और वफाकी वजीर के साथ साथ एक बड़े टीवी चैनल समा टीवी के मालिक हैं और उसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि बड़े ही सियासी तौर पर भी काफ़ी मजबूत है और माशी तौर पर भी काफ़ी मजबूत है। अभी जब ये सैलाब की सूरत हाल हुई तो इनकी सारी सोसाइटियों में पानी वानी आ गया था। अब मामला क्या है, अलीम खान आईपीपी यानी कि जो आईपीपी के भी सदर हैं और एक जमात आईपीपी यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ वालों से टूट टूट कर बनी थी, उनके सरबराह जहांगीर तरीन साहब पीछे चल गए। अब तक खबर क्या दे रहा हूं, जरा इस खबर को सुनिएगा। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने सिंध हुकूमत और कराची के हवाले से काफ़ी बातें करना शुरू की है। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि ये सब वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, समा टीवी के मालिक हैं और इनको काफ़ी इश्तहारात सिंध हुकूमत से भी जाते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ अरसे से इनके इश्तहारात का सिलसिला जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। मगर खबर क्या है, खबर ये कि अभी पिछले दिनों उन्होंने ये बयान दिया कि भाई यहाँ पर सूबे ज़रूर बनने चाहिए, सिंध के अंदर 3 सूबे बनने चाहिए, जिस पर काफ़ी शोर मचा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ बात क्यों नहीं करती? भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ अगर हम बात करते हैं सूबे के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम पर हमलावर हो जाए, लेकिन आईपीपी के जो सरबराह है जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? मेरे पास खबर ये नहीं है, खबर उससे भी बड़ी आगे चलकर मैं देने वाला हूँ। हुआ ये कि 3 दिन से कराची बल्कि पीर मंगल 2 दिन हुए, 2 दिन से यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का सिलसिला बल्कि एक बड़ी एग्जीबिशन का सिलसिला जारी है, उसमें तमाम लोग आए। उसी के अंदर मुराद अली शाह साहब अलीम खान साहब से मिले भी, तो मुराद अली शाह साहब को चाहिए था ना कि अलीम खान साहब को आप सिंध की तकसीम की बात कैसे कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऊपर सारे मामला एक ही रहते हैं। अब मामला खबर क्या है, खबर ये कि अलीम खान साहब ने एक बार फिर वार किया है सिंध हुकूमत पर और उन्होंने कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर और हालात देखकर दिल बड़ा दुखी है, आंखों में आंसू आ गए हैं और इस तरह की उन्होंने फुल एक्टिंग की। और क्योंकि लियारी एक्सप्रेसवे उनके अंडर में आता है, उन्होंने कहा मैंने लियारी एक्सप्रेसवे का काम रुकवा दिया, इतना बुरा काम हो रहा था। दर हकीकत उन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनकीद कर कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक बार फिर हाथ मारा है। पिछले दिनों उन्होंने सिंध की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू की थी और इस बार इन्होंने यहाँ कही है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ना सिंध हुकूमत उस पर बात कर रही है, ना जो है वो कोई कौम परस्त रहनुमा उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। अगर कोई हम जैसा सीधा साधा शरीफ आदमी अगर बात कर ले तो ना जाने कहाँ जिंदगी आजाद कर दी जाए। मगर इस वक्त अलीम खान साहब वाज़े तौर पर अपनी बातें कर रहे हैं और वाज़े तौर पर अपनी चीजें दे रहे हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर बात नहीं कर रहा। अच्छा, फैसल वावड़ा कभी मिलते रहते हैं आमतौर पर जरदारी साहब के साथ, कभी फैसल वावड़ा के मुतालिक कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान के मुख्तदरा हल्कों का एक बड़ा स्पोक पर्सन बहुत सारे लोग कहते रहे। अब वो उन्होंने फिर बयान दे दिया कि जनाब पीपल्स पार्टी कुछ भी करती रहे लेकिन 27वीं तरमीम इस महीने के आखिर तक मंजूर हो जाएगी। तो आप जरा चेहरों के रंग देखिए, चेहरों के अंदाज देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक और बात जो बड़ी अहम बात थी, एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी सरगर्मियों में यकदम इजाफा कर दिया है और जहां पर उनका टूटा हुआ दिल यानी कि वो अनीस खानी साहब वगैरह दुबई जा चुके हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान यह है कि वो तेजी के साथ सरगर्मियां अपनी बढ़ा रही है। अभी इन्होंने यकम नवंबर को जो था उसे 8 तारीख पर शिफ्ट किया था और 8 नवंबर को अब उनका जलसा होना है। इस वक्त सुरजानी के अंदर बेतहाशा लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। इनकी पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, COC सब लोग वहां पर मौजूद है, इनके MP MNAs मौजूद है, लेकिन इसमें अब तक जो उनसर गायब है वो है फुरकान तो वहां पर आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी MP MNAs हैं वो जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान के MP MNAs आ रहे हैं इस तरह अब तक जो है वो इनके MP MNAs नहीं आ रहे, यानी कि PSP वाले MP MNAs नहीं आ रहे। अभी हुआ ये भी है कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों अभी मलीर के अंदर एक वाकया पेश आया था और उसमें PSP से ताल्लुक़ रखने वाले एक MPA ने बड़ा किरदार अदा किया उन लोगों की रिहाई के लिए, लेकिन अगले दिन ही उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया जिनकी वो टॉर्चर करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। अब वो PSP वाले MPA कौन है इनका नाम फिर आपको बताऊंगा कि जो थाने भी गए, जो बड़े सरगर्म रहे इन सारे मामला। खैर, खबर का अंसर ये नहीं है, खबर का अंसर उससे बढ़कर ये कि अब 8 तारीख को ये मामला होने वाला है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 तारीख है, रात का वक्त ये हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो आपको बड़ी हैरत होगी कि जो PSP का फैक्टर है वो इसमें सरगर्म नजर नहीं आ रहा। तो क्या 8 तारीख को अनीस खानी साहब इसमें शरीक नहीं होंगे? मुस्तफ़ा कमाल साहब तो नहीं होंगे, लेकिन अनीस खानी साहब भी शरीक नहीं होंगे, उनके लोग भी शरीक नहीं होंगे। आखिर क्यों नहीं होंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीलॉग के अंदर, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।